वो है कि वो अपने समर्थन के लिए, अपने वोट मांगने के लिए किसी भी माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन बीएलओ तो एक सरकारी मुलाजिम इसी के लिए है ना, कि वो पर्ची पहुंचाए, उसकी जिम्मेदारी है। पर्चियां नहीं पहुंची लोगों के पास, पर्चियां नहीं पहुंची, उनने हमसे पूछा कहाँ वोट डलना है, बगल का घर था तो हमने अपना बूथ बता दिया उनको कि वहां डलेगा। जब वो वहां पहुंचे तो उनका नाम नहीं मिला, तो वो निराश होकर अपने घर आ गए। तो ऐसे बहुत से लोग जिनका पर्ची नहीं पहुंची, उन्हें वोट बूथ में नाम नहीं मिला। आचार्य जी ने तो बताया कि आप ऑनलाइन देख लीजिए, लेकिन सब लोग नहीं देख सकते ना, सब लोग उतने उससे नहीं समझ सकते। हाँ, तो एक ये कारण रहा। दूसरा, हमें लगता है जो त्योहार का समय है, ये भी एक मुद्दा था। जैसे दीपावली का समय चल रहा है, हर घर में पुताई चल रही है, महिलाओं को उतना इंटरेस्ट नहीं रहा चुनाव में। हमारे दोनों चारों जो प्रत्याशी थे, उन चारों प्रत्याशियों ने काफी मेहनत की, दो ने तो बहुत मेहनत की, लेकिन वो जो इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए था चुनाव के प्रति मतदाता में, वो नहीं हुआ। ये ललितपुर है, यहाँ 90% तक भी वोटिंग हुई है। 36%, 37% वोटिंग तो हम लोगों के लिए भी निराशाजनक है। और ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष इसमें काम किया हो, इसमें कई पहलू थे, जैसे हमारे मंसूरी जी ने भी कहे, और अभी आगे भी वक्ता लोग रखेंगे अपनी बात। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कई कारण से वोटिंग कम हुई। अच्छा, कारण तो पूर्व वक्ताओं ने ही बताए हैं, उनसे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ। इसके साथ नगर में जो अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, टूटी हुई सड़कें, बजबजाती नालियां, कूड़े के ढेर, पानी का अभाव, और जहाँ पानी मिला वो गंदा पानी मिला, उसकी लोगों ने समय समय पर शिकायतें की। देखिए, तो जनता में आक्रोश था। जनता का कहना था कि जो पूर्व में थे उन्होंने काम नहीं किया, आप आए हैं, आप भी ऐसे करेंगे। तो बोले हमें किसी के पक्ष में नहीं जाना। ये भी जनता के प्रश्न थे, जनता के इस प्रकार के प्रश्न थे लोगों से, हमने जाके देखा है। हम पूरे 26 वार्डों में घूमे हैं, तो ये बात हमारे नॉलेज में भी आई है। अब यहाँ पास का मोहल्ला है आपका विष्णुपुरा, और विष्णुपुरा के उधर हम आपको बताएं, महिलाएं जो थी वो, देखिए हम आपको दिखाएं, ये पानी की अव्यवस्था थी, ये पानी की अव्यवस्था थी लोगों के सामने। तो आक्रोशित थी वो कि हमें किसी के पक्ष में जाना नहीं। एक कारण ये भी रहा। दूसरा कारण जो बताया कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में खास तौर से जो पंचदिवसीय त्योहार होता है दीपावली, दिवाली के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, उसकी लगभग एक सप्ताह पहले से तैयारी हो जाती है। उसकी तैयारी का कारण भी है कि जिस कारण से नहीं गए। और रही बात कि इस चुनाव में कोई मेंबर नहीं था, वो बात अलग है। विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें मेंबर नहीं होते हैं, तो मेंबर कोई कारण नहीं है। लेकिन जब हम नामांकन के समय नामांकन का पूरा शुल्क देते हैं, उस समय बीएलओ की व्यवस्था दी जाती है, पर्चियों की व्यवस्था दी जाती है, तो बाई इलेक्शन में नामांकन शुल्क में कोई कमी तो रहती नहीं है, शुल्क तो उतना ही लेना पड़ता है, सारी व्यवस्था होती। तो पर्चे की व्यवस्था भी इलेक्शन उसको का नाम से निर्वाचन कार्यालय को करना चाहिए। ये जिले की व्यवस्था है, जिले को लोग इस पर ध्यान देना चाहिए। जागरूकता का अभियान चलाया जाता है, रैली निकाली जाती है इलेक्शन के पहले, विद्यालय में निकाली जाती है, गोष्ठियां होती हैं, जिससे मतदाता जागरूक होता है। ऐसी स्थिति नहीं थी, ये भी एक कम वोटिंग होने का कारण है। और आप देखें, बाजार बंदी की बात आई, जब बाजार में लोग व्यस्त हो जाते हैं तो फिर जो व्यक्ति घर से निकल के आ गया वो जाता नहीं है, घर नहीं जाता और उधर नहीं जाएगा। तो ये सब कारण रहे। और जहां तक लोगों को पहुंचना चाहिए था, राजनीतिक दलों ने भी उन तक नहीं पहुंचे लोग, ये बात भी सही है। जो मुख्य गलियां थी, मुख्य सड़कें थी, वहां से निकले, जिसे कहते हैं जनसंपर्क। उन्हें जगाने का काम नहीं किया, अपना हू हल्ला करके निकले लोग, ये भी एक कारण है। अगर हम डोर टू डोर जो होता है, जैसे मान लो बातचीत करना, लोग प्रेरित होने बताना,
लोगों को यही पता नहीं था कि 15 तारीख को वोट पड़ना है। हाँ, ये भी पता नहीं था। ये हम लोगों को कई जगह बताना पड़ा, ना तो प्रशासन ने बताया और ना जो लोग चुनाव से संबंधित थे उन लोगों ने व्यापकता से नहीं बताया। ये भी कारण है, इसलिए भी परसेंटेज गिरने का। हाँ बिल्कुल है। इंट्रोडक्शन सभी का हो चुका था और अच्छा मैं पुनः एक बार इंट्रोडक्शन, हमारे राठौर साहब ने कहा है तो हम एक बार पुनः इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे बीच हैं नासिर मंसूरी जी, और हमारे बीच हैं आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी, प्राइवेट एसोसिएशन मैनेजमेंट स्कूल के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच हैं आदरणीय, अभी अभी आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, आदरणीय राजीव श्रीवास्तव जी, जो कि पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारे साथ है आदरणीय लक्ष्मी नारायण आचार्य जी, जो कि सपा के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं। हमारे बीच हैं आदरणीय कन्हैया नामदेव जी, जो कि समाज सेवी हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हैं। तो आज का विषय ये चल रहा था कि वोटिंग इतनी कम क्यों हुई। तो यही बात मैं, आप अभी आए हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। तो इस पे चर्चा हो रही थी, अपने अपने विचार सभी ने दिए हैं। आपको क्या लगता है क्यों हुई है इतनी कम वोटिंग आज? देखिए, विद्वान वक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं और जिन्होंने हमें सिखाया है, आचार्य जी, वो भी हमारे बीच में हैं। तो मुझे जो दिखाई देता है कि ये जो उपचुनाव हुआ है नगर पालिका का, इसमें क्या होता है कि नगर पालिका का जब वार्ड मेंबर सहित चुनाव होता है तो क्या होता है कि वार्ड मेंबर एक छोटी यूनिट में अपना काम करता है। उसके जिम्मे 5,000, 7,000, 6,500, 5 के आसपास के मतदाता रहते हैं। वो क्या करता है, एक दरवाजे से शुरू करता है और लास्ट के दरवाजे तक रोज प्रचार करता है। और उसको ये भी मालूम है कि आज श्रीवास्तव जी छूट गए, गुप्ता जी छूट गए, उनकी दादी नहीं आई अभी वोट डालने, हम उनको रिक्शा लेके जा रहे हैं, किसी को कोई पीठ पे लाद के ला रहा है कि फलाने बुजुर्ग रह गए। ये उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा का भाव रहता है एक दूसरे के प्रति। तो क्या होता है कि वोट तो खींचता है जो वार्ड मेंबर है के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो क्या होता है, जब आदमी मतदान करने पहुंचता है तो वार्ड मेंबर को वोट देगा तो अध्यक्ष को भी वोट देगा। तो क्या हुआ कि इस चुनाव से, जो उपचुनाव है, इसमें केवल चेयरमैन का चुनाव हुआ। तो जहां तक मतदाता जो था, वो एक तरीके से मतदाता का तो ये है कि जितना आप उससे आग्रह करेंगे उतना वो मतदान में भाग लेता है। आजकल हर आदमी जानता है कि जब चुनाव जीतते आदमी जीत जाता है और उसकी स्थिति बदल जाती है, तो पहले वो मतदाताओं की शरण में जाता है, फिर मतदाता उसके चरणों में जाते हैं। और इस चीज से मतदाता अच्छी तरीके से वाकिफ हो गया है, तो वो चाहता है कि आप हमारे यहाँ हाजिरी लगाओ तो हम वोट डालेंगे, नहीं है तो ठीक है, हमारे वोट से कोई फर्क पड़ना भी नहीं है और हमारी बात भी नहीं सुनी जानी है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि वार्ड मेंबर्स का चुनाव इसमें नहीं था, इसलिए वोट परसेंटेज डाउन हुआ। हाँ, मैं कहीं ना कहीं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी, जो परसेंटेज है वो एक सोचनीय विषय है कि इस परसेंटेज पे वो अपने अपने दावे जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ललितपुर की कुछ भौगोलिक स्थिति है और क्या कहना चाहिए, डेमोग्राफी है। उस डेमोग्राफी के हिसाब से अगर हम बूथ वाइज चले जाए कि किस बूथ में कितने वोट पड़े, तो शायद अभी हमारे सामने बैठे बैठे ही हम एग्जिट पोल पे पहुंच जाएंगे। एग्जैक्ट पोल पे पहुंच जाएंगे, एग्जिट की तो बात छोड़िए, बिल्कुल हम उस पे खड़े हो जाएंगे। मैं कहता हूँ नेहरू नगर देख लीजिए, मैं बोलता हूँ आपको गोविंद नगर देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ नदीपुरा की पोलिंग देख लीजिए, और चौबियाना, रामनगर और ये जो किनारे के मोहल्ले हैं, खिरकापुरा वगैरह, इनकी वोटिंग जोड़ लीजिए आप, और आपको रिजल्ट सामने दिखाई दे जाएगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो परसेंटेज ऑफ वोट इन क्षेत्रों में क्या रहा, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है।
पर एक शायर ने शेर कहा था कि तेरे वादे से कोई कहाँ तक फरीब खाए, कर कोई ऐसा वादा कि आसी टूट जाए। ये मुझे नहीं लगता किसी भी तौर पे एक मतदाता के तौर पे और गलियों मोहल्लों में सभी लोगों से व्यक्तिगत तौर पे जुड़ने के नाते हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि ललितपुर जनपद में जो आज की तारीख का मतदाता था 60% से ज्यादा तो वो ग्रेजुएट था। तो 60% ग्रेजुएट लोगों ने मतदान करने से दूरियां रखी। निश्चित तौर पे ये राजनीतिक दलों की विफलता है और उसका एकमात्र कारण ये है कि उनसे जुड़े जितने भी सामाजिक सरोकार के कार्य होते हैं उनमें बाधाएं नहीं, अब बैरिकेटिंग्स नहीं, अब बड़े बड़े जाले लगा दिए जाते हैं जिससे लोग परेशान होते और राजनीतिक व्यवस्थाओं से लोग दूरियां चाहते और राजनेताओं से लोग चिढ़ने लगते हैं। और बात तो ये अच्छा संदेश है मेरी ओर से। तो नगर अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा नगर पालिका में चुनाव होता तो वार्ड मेंबर एक वार्ड में 5 मेंबर लड़ती तो पांचों लोग 5-5 बार जाती और मतदान निकल आता। इसके विपरीत दूसरी परिस्थिति देखिए कि जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ते तो केवल 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी होती और वहां पर हम 75% से ऊपर मतदान कर जाते। तो 1% रेशियो निकालना हमें ये लगता है कि राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति चुने जाने के बाद बदले हुए रवैये का प्रतीक और संकेत है कि यदि आप चुने जाने के बाद जन भावनाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे, जन भावनाओं के रूप कार्य नहीं करेंगे तो जितनी दूरी आप हमसे बना लोगे वक्त रहते हुए उतनी दूरी हम भी आपसे बना लेंगे। बड़े बड़े चेहरे, कौन सा चेहरा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के चेहरों ने ललितपुर की गलियों में रोड शो कर डाले, प्रचार कर डाले, गलियों में घूम लिए। और ईमानदारी की तो हम आंकड़े अगर आपको सुना दे तो चारों राजनीतिक दलों ने, तो पीडीए के चारों राजनीतिक दल ने और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनसे ज्यादा तो इनके कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। आज का टोटल जितना मतदान हुआ है इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की गिनती जोड़ दी जाए तो आज के मतदान के समकक्ष है। तो या तो ये है कि जनता ने मतदान नहीं किया या फिर दूसरा परिणाम ये है कि आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया या दोनों ने आधा आधा किया। आप चुने जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति चुने जाने के बाद कम से कम जन भावना का आधा तो काम करो, आधा नहीं करते तो 20% काम करो। अब जितने भी काम करते चुने जाने के बाद सारी के सारे फैसले अपनी मर्जी से लेते, अपने सलाहकारों की मर्जी से लेते। कोई भी काम ऐसा तो हो ललितपुर में जो विकसित हो। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा एक पोस्ट लिखा कि 5 चेयरमैनों के कार्यकाल ललितपुर में संपादित हुए, 5 चेयरमैनों की, और नगर पालिका के अधीन रहने वाली 4 मुक्ति धामों को डेवलप नहीं कर पाए। हम किन से उम्मीद करती हैं तरक्की की? 4 मुक्ति धाम है, कैसे कैसे स्थितियों में लोगों के अंतिम संस्कार हुए लोगों ने देखा है। एलाइट पे कैसे में हम लोगों ने संस्कार कराया था, पत्रकार साथी है आप सबके, हमारे तो सहपाठी मित्र है जयेश बादल जी, उनके पिताजी का कराया था। तो बरसात थी भाई साहब, नीचे चिता जल रही थी और ऊपर से बारिश की पानी निकल, चिता पे बारिश हो रही थी और 3 साइड नगर पालिका को दिखाई नहीं देती। तो नगर पालिका को प्रशासन, जिला प्रशासन, बाढ़ के जिम्मेवार लोगों की कोई वो नहीं। अभी 5-7 दिन पहले एक व्यापारी भाई के पिताजी के एक्सपायर हुए, आप देखिए कैसी स्थिति में अंतिम संस्कार हुआ। अनिवार्य आवश्यकता साहब, जरूरत की पूर्ति आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। जिस स्थान पे हर हाल में हम सबको जाना ही है एक दिन, उस स्थान पे अगर किसी व्यक्ति के जीवन की अंतिम क्षण की विदाई व्यवस्थित रूप से नहीं दे सकते तो अगर कोई ये कहे कि हम सब विकास करने वाले लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हम राजनीतिक कद के लोग हैं, हमारी सोच अच्छी है, तो मुझे लगता है इन लोगों को अपनी बात पर, अपने स्वभाव पर विचार करने की आवश्यकता होगी। हमारा किसी भी राजनीतिक दल के तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पे एक आमजन की पीड़ा को आप सबके समक्ष व्यक्त करना है। लोगों ने मतदान इसलिए कम किया, ना तो ये आप लॉजिक दे सकते हैं कि दीपावली पे काम हो रहा है इसलिए नहीं, सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जा रहे, ट्यूशन छोड़ने भी जा रहे, मंदिर भी जा रहे, सब्जी लेने भी जा रहे, बाजार भी जा रहे, और इन चारों स्थानों के बीच में ही आपका पोलिंग केंद्र है। तो पूरे 2 साल 2.5 साल में 1 मिनट का समय हमें देना है और हम नहीं दे सकते। हमारे पास बैठे हैं भाई साहब, राजीव भाई साहब, पावर प्लांट में बेहद बड़ी जिम्मेवारी के साथ 3:30 पौने 4 बजे के बीच भाई साहब बर्नी कॉन्वेंट स्कूल में बिरथारी सर के साथ वोटिंग करते दिखाई दी। ये तो उतनी दूर से यहाँ वोट देने आ सकते, हम घर के बगल से नहीं जा सकते। कृष्णा टागिज के पीछे से बर्नी कॉन्वेंट में शहदवादी स्कूल में वोट नहीं डल पा रहे।
बर्नी कॉलेज से लेकर के 4 कदम दूरी पे स्कूल बने हैं, वहां पर वोट नहीं डाल पा रहे। हम चौबियाना में रह करके 2 कदम पे मंदिर के अंदर वोट नहीं डाल पा रहे। हम सराय के पास गुरुद्वारे में के आसपास रहने के बाद आसपास में रहने वाले 400 मतदाता और 80 वोट डाल रहे हैं। तो सब कौन सा लॉजिक है? कौन सी दिवाली है? कौन सा त्योहार है? कौन सी व्यस्तता है? केवल एकमात्र है, जनता राजनेताओं का खुद से जुड़ाव चाहती है। जब तक आपका व्यक्तिगत जुड़ाव, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं हमसे नहीं जुड़ेंगी, आपकी उदासीनता जितनी हमारे प्रति रहेगी, हमारी उदासीनता भी आपके प्रति उतनी रहेगी। एक सिक्के के ये दोनों पहलू हैं, उसका एक स्पष्टीकरण उजागर है। और राजनेताओं को समझने और जन नेताओं को समझने के लिए आज की जनता द्वारा दिया गया, मुझे लगता है एक बेहतरीन निर्णय है। ये सबकी सोच अच्छी होनी चाहिए, जनता के प्रति अपनी जवाबदारी निभानी चाहिए, जनता की भावनाओं को लेकर विकास के कार्य करना चाहिए, ना कि खुद के नीतिगत तौर पे। हम अपना वोट जब देते हैं ना, तो अब एक जगह हमने और कहा था, हम आपको फिर कहते हैं कि अगर हम किसी को वोट देते हैं ना, तो हम अपने संवैधानिक अधिकार 5 साल को आपके लिए दे रहे हैं। हम आपको अपने संवैधानिक अधिकार 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे द्वारा दिए गए अधिकार को कुछ ना कुछ हमारी भावनाओं के रूप भी कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कन्हैया जी, आपने जो विश्लेषण किया बहुत अच्छा विश्लेषण किया, दोनों तरफ आपने तीर चलाए और सही भी है। एक और थोड़ी सी समस्या रही आज जो वोटिंग कम होने की, जो मैंने देखी, हम लोग आज बूथ गए, हर जगह गए, तो वहाँ ये देखा कि लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सर जो एक तो नाम उनके नहीं मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि किसी का नाम कहीं है तो किसी का नाम कहीं है, ये समस्या आई। दूसरी बात, पर्ची उनके घर तक नहीं पहुंची, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लोग आए थे वोट डालने लेकिन वापस चले गए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी विश्वकर्मा जी ने, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। पर्ची का वितरण दोनों राजनीतिक पार्टियों ने किया, लेकिन समस्या लोगों को ये हुई कि पर्ची वितरण जो बीएलओ का था, सरकारी पर्ची वितरण, वो हमेशा 2-4 दिन पहले हो जाता था। 15 को मतदान था अगर, तो पर्ची वितरण 10-11 में सरकार कर देती थी। वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों का वितरण 12 तारीख या 13 तारीख शुरू हुआ, कहीं कहीं 14 से हुआ। अभी आचार्य जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि मेन रोड पर जनसंपर्क हुआ, हम इससे सहमत हैं। मतदान का समय बहुत कम था, नॉमिनेशन समय कम मिला। 26 वार्ड है, सुबह शाम दोनों पार्टियों ने दिल खोल के अपना किया प्रचार, हम भी उसमें शामिल रहे, लेकिन समय इतना नहीं था कि 26 वार्ड पूरी तरीके से दोनों सुबह शाम में हो जाते। इतना बड़ा शहर फैल गया है। मैं तो करीब 17-18 साल से 20 साल से कन्वेंशन में हूँ कि गांधीनगर एक तरफ से घुसिए तो पता नहीं चलता कब खत्म होगा। नेहरू नगर इसी देखिए आप, गोविंद नगर देखिए, नदीपुरा, चौबन पुरानी बस्तियां हैं। प्रचार में कमी रही, मतदाता तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा, बूथ की लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका के बूथ बदली हुए थे। पर्ची का लेवल ये था कि पहली बार मैंने देखा कि मोबाइल से लोग पर्ची बनाते हुए दिखे, सफलता भी मिली हम लोगों को बहुत। जैसे हमारे बूथ पर 4 लोग बैठे हुए थे, आचार्य जी के यहाँ बैठे रहे होंगे, तो उसमें भी लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी उनकी पर्ची उसमें नहीं थी। अब इसका दोष तो सरकार का माना जाएगा। एक बात मैंने और देखी, राजू जी सीनियर है काफी उम्र में, हम छोटे भाई है। मेरे अपने 2 बेटे पति पत्नी है, मेरा बूथ क्रमांक 715, मेरी पत्नी का 918, बेटे का 105, छोटे बेटे का दूसरा। अब बताइए, पहले जो हम लोग जब पुराने घर पे रहते थे, तो एक सीरियल से हम लोगों के करीब 72 वोट थे एक साथ। लक्ष्मीपुरा में बड़ा परिवार है, एक सीरियल से सब बिल्कुल लगातार पूरे कंप्लीट। ये मान लीजिए ये परिवार ही पर। आज की तारीख पता नहीं वोटर लिस्ट को क्या हो गया है। इसी तरीके से विधानसभा लोकसभा में, तो कहने का मतलब ये है कि उस पर भी मतदाता जब थोड़ा सा वैसा हो गया तो फिर वो गया ही नहीं। मैं इसको 10% तो कम से कम मतदाता से मानता हूँ जो बूथ से लौट गया। इसमें पूरी लापरवाही प्रशासन की, चुनाव की मानेंगे। मैं यहाँ पर वो लोग बैठे, हो सकता है इनके परिवार के साथ भी ऐसा हो। पुरानी लिस्ट मेरे पास आज रखी हुई है 1994-95 की, उसमें 1 नंबर से मतलब 7 से लेके करीब 83 नंबर तक हमारा परिवार था लक्ष्मीपुरा में, क्योंकि बगल का बाढ़ लगा हुआ था, कुछ हिंदू समाज पर हमारा शुरू था। आज भी वो चीज अब यहाँ नहीं है। सिविल लाइन में जहाँ हम रह रहे हैं, अलग अलग पन्नों पे मिले, हम लोगों को ढूंढने में परेशानी हुई। अभी जैसे आचार्य जी ने एक बात कहा कि रोड और
विकास के कार्य। देखिए जहाँ तक मैं, हो सकता है आचार्य जी हमारे बड़े भाई हैं, राजनीतिक पुराने हैं, वर्तमान में अभी इस वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ के टेंडर होंगे नगर पालिका के। हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा सा, मेरी अपनी व्यथा थी तो मैंने ईओ साहब से बढ़ गया, मेरे घर का रोड नहीं बना, 2000 पहली बोर्ड प्रस्ताव पास था, जब मैंने लिस्ट मांगी पूरी तो उसमें हर वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं था जिस वार्ड में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से कम के काम नहीं हुआ। 22 करोड़ समथिंग के इसी वर्ष वित्तीय वर्ष में टेंडर स्वीकृत काम चल रहे हैं। इसी सिविल लाइन में करीब 3 करोड़ 89 लाख के काम हो रहे हैं, हर वार्ड में काम था। तो ये तो बात ठीक नहीं है कि रोड नाली, ये तो एक जैसे आदमी कहते हैं भ्रष्टाचार में गए, चुनावी मुद्दे था, लेकिन इस पर कोई मतलब नहीं है। टोटल करीब 2.5-3 साल में मेरे समझ से 80 करोड़ समथिंग के निर्माण कार्य नगर पालिका ने किए हैं। निर्माण की बात कर रहा है, जो मेरे पास RTI मुझे मिला है, हम उसको नहीं मानते हैं। और पक्षपात तो देखिए, राजीव जी उपाध्यक्ष रहे हैं, और संभवतः जैसे यहाँ पर 3 करोड़ समथिंग इस साल टेंडर लगे थे, कहीं पर 1.5 करोड़ की हुए, कहीं 2 हुए, कहीं इतने इतने लगभग हुए हैं। इस चीज को तो नाराजगी नहीं है पब्लिक में, काम हुए हैं सब जगह। आचार्य जी भी गए होंगे तो रोड निर्माण आपने देखा होगा। अब जैसे भी एक बात आई बाहुल क्षेत्र, एक कम्युनिटी वाली बात अगर आ जाइए तो एक, अगर मैं अपनी कम्युनिटी यहाँ जहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर 75% मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है हमारा, वार्ड नंबर 11 जो हमारा है। मुस्लिम कम्युनिटी के वार्ड में टोटल 26.50% मतदान हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। और जो हमारे 3 बूथ थे उसमें मैक्सिमम 32% मतदान हुआ। अब एक कम्युनिटी बेस की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है ना। और जो दूसरी कम्युनिटी वहां पर हुआ है, किसी पे 27, किसी पे 23, इन ऑल में 26.50% मतदान यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर अधिकारी भी है, हमारी कम्युनिटी भी है, तमाम लोग बैठे। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, मैं खुद, मुझे उम्मीद थी कि हमारे मोहल्ले का 35 जाएगा। एक बूथ पे हमारा जहाँ पर राजीव श्रीवास्तव जी समझ जाएंगे, पुलिस विभाग है, वो वहां पर ज्यादा 27% विगत कई वर्षों से 5 चुनाव मैंने यहाँ कराए हैं, तो उस पर गया कुल 17%। उस बूथ पर जिसमें पुलिस लाइन भी है, जहाँ हमारा मकान है 57 नंबर बूथ पर। तो और मैंने जब अभी आचार्य जी बैठे, जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र गोविंद नगर पे आ जाइए आप, गोविंद नगर में आचार्य जी आप ताज्जुब करेंगे, मात्र 31.9% मतदान, ठीक है ना। अब आ जाइए नदीपुरा में, आप 32% क्रॉस नहीं हुई वहां पर। कसाई मंडी बड़ापुरा जो हमारे क्षेत्र में अपने आदमी होते हैं, वहां पर आप 30% ज्यादा क्रॉस ही नहीं हुए। एक मैक्सिमम वार्ड मुझे लगा जिसमें 39.9% मतदान हुआ, एक वार्ड है सिर्फ, वो शायद मुझे समझ से आता हूँ आपका नेहरू नगर का एक इस तरफ वाला सिद्धनपुरा वाला वार्ड है, या फिर मेरे समझ से वो रामनगर की हिस्सा वाला, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। एक वार्ड में से 39 पॉइंट समथिंग मतदान हुआ, 40 पार पूरे जनपद में कोई वार्ड नहीं हुआ। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा। मैं इसमें सबसे बड़ी गलती मानता हूं जिला प्रशासन की, चुनाव आयोग की, आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आपने बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं किया। बीएलओ की पर्ची अगर जाती तो मेरे हिसाब से ये मत प्रतिशत जो आज इन्होंने 36% आ रहा है, ये 45 हो जाता। बुद्धिजीवी वर्ग में एक डॉक्टर साहब का नाम ले लूँ, उनके 5 फोन मेरे पास आए, बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिला, वोटर आईडी नहीं मिली। हम लोग क्या करते हैं उसमें, साइट पे नहीं मिल रही तो हम लोग दूसरी थोड़ी हो उसमें भाई। कई लोग बूथ में नहीं आए, वो लोग बीएलओ की पर्ची पहुंचने से मेरे समझ से 10% मतदान होता। जो मैंने पहले भी कहा फिर कहूंगा, 100% बाजार खुला था। दुकानदार आदमी को अपना व्यवसाय देखना है, मजदूर को अपनी 500 रुपए मजदूरी देखना है, वोट नहीं देखना है। इसका भी फर्क पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पर्ची का विशेष इशू रहा हमें लग रहा है जो, क्योंकि जैसा हमें अभी हमने बताया आपको कि हमारे पड़ोसी एक जो गए, ऐसे जाने कितने लोग गए होंगे जो वहां पहुंचने के बाद उन्हें अपना नाम नहीं मिला। अगर वो पर्ची आ जाती तो शायद वो सही जगह पे पहुंच जाते, और सही जगह पहुंचते तो वोट भी डाल देते। तो भाई साहब जो कह रहे हैं कि 10% तो कम से कम वोट से बढ़ जाता। और दूसरी चीज जो अवेयरनेस की बात है ना, वो भी बहुत मायने रखती। जैसे अभी कन्हैया जी ने कहा कि विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा में वार्ड मेंबर तो नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ललितपुर तो 90% तक वोटिंग रही यहाँ पे, 90% तक हमने मतदान कराया। तो उसके पीछे जो अवेयरनेस कार्यक्रम किए गए समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वोटर अवेयरनेस कैंपेन किए गए, और वो वोटर अवेयरनेस कैंपेन गांव-गांव तक हुए। और
बड़े लेवल पे उनका प्रभाव हुआ। सरकार ने भी इस बार प्रयास नहीं किया। सरकार की रैलियां निकलती थी वोटर अवेयरनेस के लिए। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कितने बैनर और पोस्टर होर्डिंग लगाती थी सरकार कि इतनी तारीख को मतदान होना है। सोशल मीडिया में भी अपने वोट मांगने के लिए तो पार्टियों ने बहुत चलाया, लेकिन जो वोटर अवेयरनेस की बात हुई वो केवल हमने कल फेसबुक पे देखा, तमाम लोगों ने डाला कि कल वोटिंग है और आप वोट डालने जाए। ये अगर कंटिन्यू 10-12 दिन चलता तो हो सकता है इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता। और जो बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने, पूर्व साथियों ने भी कही कि वोटर की जो उदासीनता है उसका कारण यही है कि उसको लगता है कि हमारे वोट से कुछ होना तो है नहीं। जिसको जीतना है उसको जीतने के बाद अपने हिसाब के अपने एजेंडे पे काम करना है। और प्राथमिकता जो लोगों की है, जो जनता की प्राथमिकता है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। अभी हम लोग घोषणा पत्र बनाएंगे, हमारे जो प्रत्याशी होते हैं वो सारी चीजें, सारे वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद की जो स्थिति होती है वो कुछ अलग हो जाती है। और वो जो अलग स्थिति है अब जनता उसको थोड़ा सा महसूस कर रही है, समझ रही है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि ये जनता की के पास एक पावर है, एक ताकत है, एक अधिकार है, यही तो अधिकार है। और अगर जनता इससे भी पीछे हट जाएगी तो हम फिर लोगों को जवाबदेह कैसे बनाएंगे। और हम लोग बात करते हैं कि अधिकारी से ज्यादा जवाबदेह राजनेता होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे 5 साल बाद जनता के बीच में जाना है। अधिकारी को तो पता है कि यहाँ ट्रांसफर होगा तो दूसरी जगह जाके वही अधिकारी रहेंगे, उस उनको क्या फर्क पड़ना। लेकिन फिर भी हमारा राजनेता ज्यादा जवाबदेह होता है। और जवाबदेही उसकी तभी तय होगी जब वोटर अपने वोट का, मताधिकार का प्रयोग करेगा और उसको एहसास कराएगा कि आप हमारे वोट से ही हैं। तो ये हमें लगता है वोटर की अगर उदासीनता है तो ये गंभीर विषय है। जैसे इतनी चर्चा हुई है तो इसमें राजीव सर से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और आपने बहुत राजनीति को करीब से भी देखा, क्योंकि आप उपाध्यक्ष भी रहे नगर पालिका। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है? देखिए, मैं जब आपके यहाँ आया था कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ही, हाँ, रविवार को आया था, तो मैंने सबसे बड़ी जो चिंता जताई थी वो यही जताई थी कि वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो डाउन रहने की संभावना है। अगर ये रहता है तो किसी भी लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, अलार्मिंग है। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि किसी प्रकार की सरकार से नाराजगी या इस तरीके से, ये देखिए बहुत छोटा और एक क्या कहना चाहिए, नगरीय चुनाव है। और इसमें जो है नगर के एक मुखिया का चुनाव होना था, वो भी आधा कार्यकाल निकल गया है, आधे कार्यकाल के लिए चुनाव होना था। तो कुछ मतलब बेसिक मुद्दे हैं, उनको हमें एक बार देखना पड़ेगा कि आदमी कितनी अपेक्षा रखता है, मतदाता कितनी अपेक्षा रखता है। आप एक चीज बताइए कि बिना प्लानिंग के, बिना लेआउट के, बिना रेरा अप्रूव्ड, बिना किसी कारण से आपने शहर के बाहर या शहर से लगा हुआ एक ग्रीन एरिया में, ग्रीन बेल्ट में या कृषि योग्य क्षेत्र में या अनावासीय क्षेत्र में आपने एक प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली। उसने दिखाया कि हम 30-30 फुट की सड़क दे रहे हैं, नालियां दे रहे हैं, खंबे गाड़ दिए। और जब 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 बात आई, आपने तो रजिस्ट्री करा लिया जो प्लॉटिंग कर रहा था उस आदमी से, प्रॉपर्टी डीलर से, और वो पैसे लेके अपने किनारे से घर बैठ गया अपने। लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं की बात आती है तो हम किसको आरोप लगाते हैं? नगर पालिका को। तो मतदाताओं को भी ये देखना पड़ेगा, हमें आप सबको इस बात को देखना पड़ेगा कि ललितपुर का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो अनियमित है, अनियंत्रित है। हम प्लान बिहेवियर में एक अच्छे नागरिक के तरीके से जो हमें सुविधाएं मिली हुई हैं हम उसमें रह ही नहीं रहे हैं। तो और हम आशा करते हैं कि 20 करोड़ के फंड में से इतना बड़ा ललितपुर, आप महेशपुरा से चले जाइए और एक एरिया पकड़ लीजिए, राजघाट रोड के आगे सिलगन क्रॉसिंग तक ललितपुर पहुंच गया, इधर मसोरा कला के आगे पहुंच गया, इधर रोड़ा को हम ललितपुर टच करने लगे हैं, और उधर केलवा चौराहे पे तो आप देखिए कहाँ तक पनारी के आगे तक ललितपुर टच करने लगा है। और इस पूरी पेरिफेरी में जो है विकास चल रहा है। विकास
रेगुलेटेड नहीं है। और मतदाताओं की अपेक्षा है कि हमने तो खरीदा खेत में मकान प्लॉट, अब हमने मकान बना लिया, अब आप मेन नाले तक, मेन नदी तक हमारा नाला बनाइए, सीसी रोड डालिए, हमारे पास पानी का कनेक्शन नहीं है, आप पानी दीजिए। तो ये सब चीजें भी हमें प्रशासन का पक्ष देखना पड़ेगा। नगर पालिका में कोई भी चयन, कोई भी प्रत्याशी जीत के आता है, उसको इन सब चीजों से दिक्कत न करके सुव्यवस्थित विकास की होती है। अब राजनीतिक लोगों की तो बातों पे मैं आपको ये बोल दूं कि एक शेर है, मेरे दिल के कोने में छुपा बैठा है एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के कोने में छुपा बैठा है एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर फितरत बड़े होने से डरता है। तो ये बड़े लोग जो है ना, जो आईना हमें 5 साल बाद दिखाते हैं, और वो आईना जब हम उसको धूमिल होते हुए देखते हैं ना, वो टूटते हुए सपने, वो जर्जर होते हुए ख्वाब, नाली ओवरफ्लो करती हुई, कोई सुपरविजन नहीं, नगर पालिका में कोई आपने एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं। जब आप पहुंचते हैं तो बाबू कहता है, हाँ कैसे आए। मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं आपको अपना बताता हूँ, कार्यकाल नहीं खोलूंगा किसी व्यक्ति का, क्योंकि ये अच्छा नहीं रहता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। मैं खुद गया तो वो बाबू अब बदल चुका था, मैं 30 साल पहले पार्षद था, उपाध्यक्ष था, अब समय बदल चुका है, तो वो मुझे पहचाना नहीं। उसने मेरी फाइल निकाल के किनारे रख दी, कहते आप 5-6 दिन बाद आना, हम देख लेंगे। तो फिर कोई दूसरा जान पहचान का बाबू आया तो उसने कहा, अरे तुम भाई साहब को जानते नहीं हो। तो यार जान पहचान तभी काम होंगे क्या? एक आम आदमी को उसका उसके काम मिलने चाहिए। और इवन आप कुछ नहीं दीजिए, आप कम से कम झाड़ू, नालियों की निकासी, और जो स्वास्थ्य, मतलब क्या ना कहना चाहिए, नगर पालिका के क्षेत्र में शिक्षण व्यवस्थाएं नहीं है। आप देखिए, मैंने एक जमाने में सुपर कॉम्प्लेक्स जो सुपर बाजार है ललितपुर का, वो देखा था। वो मेरे ख्याल से शादीलाल जी के कार्यकाल का ही देन है। तो वो सुपर कॉम्प्लेक्स जो बना, उसमें कुछ लोगों ने मिली भगत करके इधर भी दुकानें बनवा दी, इधर भी दुकानें बनवा दी। जो कभी 60-70 फीट चौड़ा, 100 फीट चौड़ा सड़क हुआ करता था, आज आप नाप के देख लीजिए, अतिक्रमण के चलते वो 50 फीट का भी रह गया। तो क्या होता है कि हम अपने क्षेत्र पे अतिक्रमण खुद करते हैं। मेरे घर को जाने वाली जो सड़क है, जिला पंचायत का पुराना स्टेशन रोड वही था, आचार्य जी जानते होंगे। जिला पंचायत से जब हम शहर से आते थे तो मेरे घर के सामने से ही जिला पंचायत का पुराना स्टेशन रोड था, और जहां जीआरपी स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वहां उस समय स्टेशन की मेन एंट्री हुआ करती थी। अब एक स्टेशन पे जाने वाला जिला पंचायत का रोड कितने फीट का होगा? आप सब बुद्धिमान है, बताइए। कम से कम 100 फीट का, 80 फीट का तो उस समय रहा होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स और हमारे बुजुर्गों की जो कार्य प्रणाली थी वो अलग थी। वो भविष्य का प्लान करके चलते थे। आप देखिए घंटाघर चौराहे पे हमारी कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, आज वो उसमें से एक ट्रक पास, एक दो गाड़ियां आमने सामने से निकलने में सड़क जोड़नी पड़ती। अब आप ढूंढनी पड़ती है कि सड़क कहाँ है। तो आप देखिए कि हमने नगर पालिका को, हम एक नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं, तो हमने नगर पालिका से लेने की तो बहुत कोशिश की है। हमने दिया क्या? नाली पे चबूतरा, फिर चबूतरे के आगे नाली, और फिर चबूतरा, फिर चबूतरे और नाली को मिला के एक कमरा। तो हमने खुद कैप्चर की है अपनी सुविधाएं, अपना स्वास्थ्य जो बाधित हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, परेशानियों में हैं। हमारी कार जब निकल रही है, हमारी बहन की कार आ रही है, या ऑटो से कोई सवारी आ रही है, और जब जाम में उतर के बेचारी फड़फड़ाती है गर्मी के दिनों में, तो जो असुविधा उसे होती है, हमें उसको महसूस करना चाहिए और स्वयं अपने अतिक्रमण को तोड़ना चाहिए। देखिए, एक तो भ्रष्टाचार है, हम आपको बताएं, और जो जनता के ऊपर जो गुजरती है उसकी ना तो सरकार सुनती है, और ना जो उत्तरदायी जनता के प्रति है जनप्रतिनिधि वो सुनते हैं। अभी आप देखिए, राठौर कांड हुआ, लोग जिन्हें बात उनकी उठाना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए, वो नहीं आए। दूर का मुद्दा छोड़िए, आप खुद उसके शिकार हैं।
आपके साथ कौन खड़ा हुआ? कोई खड़ा नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपको अपना निर्णय बदलना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, नया कार्य चुनना पड़ा। इसके और पहले चले जाइए, मालती सोनी, सर जी 83 डेज, तो 83 दिन तक भी किसी सरकार ने कोई खबर नहीं दी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो आक्रोश जनता में भी है। और पहले चले जाइए, एक जो प्राइवेट चिकित्सालय, वहाँ मौत हो जाती है, आज क्या हुआ उसका आज तक? कोई फैसला नहीं हुआ। तो जनता में भी आक्रोश है जनप्रतिनिधियों के प्रति। और जहाँ आप पर्ची की बात कर रहे हैं, पर्ची पहले वो व्यक्ति बांटता था जिसे भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता था, उसी को बैठाया जाता था बस्ती पर, उसे एक गली की जानकारी होती थी, कौन कहाँ रहता है। आज नए लोग, बस्ती का मतलब ही है। जो जिम्मेदारी दी जाए नए लोगों को, उनको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। आज 136 बूथ है और 1,30,908 मतदाता है, लेकिन हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं उनको भी जानकारी नहीं है। हर राजनीतिक दल एक नारा देता है कि 1 बूथ 20 यूथ। अब 136 में आप 20 का गुणा कीजिए, 2720 कार्यकर्ता होते हैं एक दल के पास। कम से कम 4 दल तो हैं, 3 है जिम्मेवार। तो उनके लोग क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि वो कहा है कि फासले ऐसे भी होंगे जो कभी सोचा ना था, वो मेरे सामने बैठा था, वो मेरा ना था। ये भी धाराएं चल रही हैं हर दल के अंदर। ये भी एक उदासीनता का कारण है कि अपनी जिम्मेवारी का लोग निर्वहन नहीं करना चाहते। अगर इतने लोग जाते कि 2720 लोग एक दल के पास और 3 का गुणा उसमें फिर कर दीजिए, तो 8000 करीब होते हैं, तो मकान तो हमारे बीच में कम होंगे, हर व्यक्ति के घर तक जा सकते थे। लेकिन अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना चाहते। ये भी बात है, सरकार की बात है, सरकार को अपने उनका निर्वहन करना चाहिए। हो सकता है त्रुटि नहीं हो, जैसे हमने पूर्व में बताया कि जब हमसे पूरा शुल्क लिया जाता है नामांकन का, चाहे इलेक्शन हो चाहे बाई इलेक्शन हो, तो सुविधाएं भी देना चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। ये भी कारण है। समस्याएं तो हैं और रहेंगी। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने मतलब अपने विचार रखे, राजीव जी ने, और बिल्कुल सटीक बातें कही उन्होंने भी कि कुछ जिम्मेवारियां जनता की भी हैं उत्तरदायी। आज पेयजल को लेकर लोग परेशान हुए, कितना गंदा पानी आया, खूब कहा लोगों ने। अभी ये त्योहार आएगा, त्योहार में मिलावटखोरी का सामान बिकेगा, शिकायत करें कोई सुनाई नहीं होगी। तरह तरह के रोग पैदा होते हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं होगी। पानी गंदा आता, आप जब किसी चीज का सैंपल लेते हैं तो पेयजल के भी 10% सैंपल लिए जाते हैं कि वो पीने योग्य पानी है कि नहीं है। जो हैंडपंप हमारा लग रहा है उसका स्टेटस क्या है, उसका टीडीएस क्या है, वो नहीं देखता उसको। तो जो जनता की समस्या है, जनता अपनी समस्याओं के लिए जब उदासीन हो जाता है तो वो फिर चोट करता है उन व्यवस्थाओं पर, उनसे दूर हटता है। आज ये चीज देखने को मिली, जो कम परसेंटेज हुआ, यानी व्यक्ति 33% नंबर में पास होता है, उसका कोई महत्व नहीं था, कहते वो कोई माने नहीं। तो 33 से लगभग थोड़ा ज्यादा है। 20% में हैं? पास हो जाएंगे। 20% वाला हाँ, पास पास हो जाएगा। 45% नंबर नहीं है, फर्स्ट क्लास आने की तो बात बहुत दूर है। तो हम लगभग पासिंग मार्क के किनारे हैं व्यवस्थाओं को लेकर के, और उसका हमें कहीं ना कहीं स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। इनको बदलना तो पड़ेगा सबको मिल करके। धन्यवाद। जैसे आचार्य जी ने बताया कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी हैं और कहीं ना कहीं जनता में रोष भी है। तो नामदेव जी, आप मुक्ति संस्था से जुड़े हैं, तो चूंकि जी नगर पालिका का जो काम है सबसे ज्यादा आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आपकी जो मुक्ति संस्था है, लोगों के जब सब मिलते हैं तो उनका अंतिम संस्कार करने सबसे ज्यादा आपकी संस्था ही जाती है। तो आपसे बेहतर नगर पालिका की कारगुजारी हमें लगता है कोई नहीं बता सकता। देखिए राठौर जी, हम बहुत सक्रियता से मुक्ति संस्था में रहे थे और व्यक्तिगत कारणों से अभी कुछ समय से हम टोटली किसी भी जगह पर सक्रियता में नहीं है। लेकिन ये जरूर देखा है, बहुत पीड़ा होती है। एक तो ट्रेनों से जब कोई सब कट जाता है तो 3 से 4 दिन तक पुलिस 2 दिन बाद बरामद करती है, 3 दिन बाद बरामद करती है।
फिर बरामदगी के बाद 72 घंटे तक उसका वेटिंग पीरियड होता है उसकी फैमिली को सर्च करने का। जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लागू होती है। इस पूरी व्यवस्था में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। मतलब कई बार तो रोना आ जाता है, और अंतिम संस्कार के बाद जब हम लोग लौटती थी तो कई बार तो खाना भी नहीं खा पाते थे, इतनी पीड़ा होती है। बस ये जरूर है कि कई बार वही सब जब उधर पहुंचे मुक्ति धामों पर तो कचड़ों की ढेर लगी रहे, जब फोन करती शिकायत करती कि भैया यहाँ तो कम से कम सफाई कर दो, दिन में कोई ना कोई अंतिम संस्कार को आता है, पूरे शहर के लोग आती है, तो थोड़ी बहुत ख्याल रख लो। 2 3 4 बार जब किसी की शिकायत करती तो वो व्यक्तिगत तौर पे प्रतिशोध के भाव से फिर आदमी लेने लगती। तो किसी भी व्यक्ति भाव को एक सामान्य तौर पर तो कहा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा पिछले 8 ही 10 दिन पहले जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी वार्ड की एक छोटी सी पोस्ट हमने डाली। नोटरी अधिवक्ता है हमारे चाचा आदर्श रावत जी के पिताजी गोविंद नारायण रावत जी चाचा। रात को 12 बजे उनकी तबीयत खराब हुई तो हमें फोन आया उनके घर से, हम उधर लेके पहुंचे। तो बेड की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि हम आपको बता नहीं सकते। वो हमने विषय संज्ञान में लाया। ये बात और है कि बहुत अच्छा हम धन्यवाद करेंगे डॉक्टर विशाल जी का कि उन्होंने उसको संज्ञान में लिया और उस पर उचित कार्रवाई की। तो हम लोगों का मूल उद्देश्य ना तो किसी की शिकायत करना है और ना ही किसी से किसी प्रकार की कार्य में बाधा करना है, सिर्फ जनता की पीड़ा को अवगत कराना है कि भाई ये पीड़ा है, यदि उचित लगे तो आप इसका समाधान कर दें। और हम तो इस पूरे चुनाव परिणाम में हम अभी भी सच बताएं कि मन से बहुत आह्लादित हैं और जनता की ओर से एक उचित संदेश मानती है सभी राजनीतिक दलों को और सभी राजनेताओं को इन 4 लाइनों के माध्यम से कि जब हम मचलती है तो तूफान मचल जाती है, जब हम मचलती है तो तूफान मचल जाती है, और जब हम चलते हैं तो दिक्पाल दहल जाती है। ये दोस्त कोशिश करो जरा हमें समझने की, जब हम बदलती हैं तो फिर इतिहास बदल जाती है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आज के मतदान में हम सबको देखने की स्थिति भी बन सकती है। निश्चित तौर पर हम फिर भी उम्मीद करेंगे कि हमारे जो भी नए अध्यक्ष निर्वाचित हो, नई अध्यक्षा निर्वाचित हो, वो उचित कार्य करें। सबसे पहला काम जनमानस की प्रथम और अंतिम आवश्यकता के रूप में यदि समझे तो चारों मुक्ति धामों को इतना व्यवस्थित, इतना सुदृढ़ करें कि हम सब लोग फिर कह सके। जैसे अभी एक दिन मैंने पोस्ट डाली थी तो उसमें लोगों ने लिखा टीकमगढ़ का मुक्ति धाम जाकर देखो। किसी व्यक्ति ने हमें फोन करके कहा कि नामदेव जी टीकमगढ़ के मुक्ति धाम में ऐसा लगता है कि मरने की इच्छा प्रकट हो जाती है। मतलब आप समझिए व्यवस्थाओं की सुधार की। वहां पर भी तो कोई नगर पालिका संचालित है, नगर पंचायत तालबेहट में मुक्ता जी ने बहुत अच्छा काम उसको मुक्ति धामों के लिए किया, व्यवस्थित किया, वोट उनने जो किया। एक नगर पंचायत के रूम में जब बहुत अच्छा काम हो सकता है, और ललितपुर तो एक ऐसा ऐसा शहर है साहब कि किसी व्यवस्था के लिए आवाज तो उठा दो, लोग हर हाल में आपका साथ देने को तैयार है। बजट की समस्या होगी तो वो खत्म हो जाएगी, सहयोग की समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। आप स्पॉन्सर के लिए विज्ञापन दे दो कि यहाँ पर मुक्ति धाम के लिए कोई स्पॉन्सर करके अपनी तरफ से बना दे, जगह यहाँ पे अलॉट करा दो। इस शहर में लोग अपने पैसे से मुक्ति धाम को स्वतः रूप से बनाने को तैयार है। अगर आप इन सब की भूमिकाओं का आप उपयोग नहीं करोगे तो निराशा तो होगी सर। हम तो बस यही कहेंगे भैया जो जीते उन्हें शुभकामनाएं, ललितपुर को ऐसा मॉडल शहर बना दें कि हम सब भी उन पर फक्र कर सकें और अपने शहर पे इतरा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे साथ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का आज चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। तो मंसूरी जी, जैसे ये जो परसेंटेज हुआ, आचार्य जी ने अभी कहा कि अगर 33% आता है तो एक तरीके से बच्चे को मान लिया जाता कि यार तुमसे कुछ ना हो पाएगा। तो क्या जनपद ललितपुर की जनता भी मान ली कि आपकी पार्टी से जनपद ललितपुर में अब कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए ये प्रश्न राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे डबल इंजन की सरकार ने इस नगर को मेरी जानकारी के अनुसार इस वर्ष नगर पालिका का 23 करोड़ 89 लाख रुपए सिर्फ निर्माण कार्य के लिए अलॉटेड है। मुझे बिजली विभाग का नहीं पता, अन्य योजना को नहीं पता मुझे। जहां तक नकारने की बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न नहीं है, ये सभी राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा मतदान कम क्यों हुआ।
अगर हमारी पार्टी के प्रति नाराजगी थी तो मतदान 70% आप करते हो, हमारी संदेश जाता है उसमें, या अभी भी जो निर्णय आएगा उससे ही मालूम चलेगा। ये नाराजगी ना किसी राजनीतिक पार्टी की, ना हमारी पार्टी ने। हमारी पार्टी ने नगर में बहुत विकास किया है। हमारी पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है, जात पात के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। आज में तमाम लोग बैठे हैं, राजीव जी बैठे हुए हैं, मैं बता दूंगा आपको तो मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिली है नगर में। मैं एक चीज बता दूं, विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं, उसकी वजह से 2026 का कोटा भारत सरकार ने अलॉट नहीं किया, क्योंकि कोटा पूरा हो चुका है। जो एक टारगेट था जनसंख्या के विपरीत में, जो मुझे जानकारी मिली है, 13.90% ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में मुस्लिम समाज के प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, जबकि मुस्लिम समाज का जनसंख्या 2.76% है और मतदाता भी 2.15 लाख में 47,000 है हमारा, और 9,80,000 में कुल 24,800 मतदाता मुस्लिम समाज जनपद में। प्रतिशत देखिए आप, खाद्यान्न में आप देखिए 34% खाद्यान्न मिल रहा है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री वो क्या बोलते, छात्रवृत्ति 77.90% मुस्लिम छात्रवृत्ति मिलती, हाई स्कूल इंटर BA और रिकॉर्ड मेरे पास है। जैन समाज उसमें बहुत ही कम प्रतिशत में है, सिख समाज और बहुत समाज तो उसमें है ही नहीं। और आ जाइए आप आयुष्मान कार्ड 27.37% मुस्लिम कम्युनिटी को आयुष्मान कार्ड अभी तक मिल चुके हैं 2014 से अभी तक। नगर की बात कर रहा हूँ, जनपद की बात कर रहा हूँ सॉरी। तो कहीं ना कहीं ये चीज कह देना कि भारतीय जनता प्रति अध्यक्ष प्रति नाराजगी थी। अभी राजीव जी ने बहुत अच्छी बात की, मेरे दिल की बात कह दी। आप प्लाट जब खरीदने जाते हैं तो जब वो आपको तमाम कॉलोनी वाले दिखाते तो खंबा लगा दिया, CC क्यों नहीं बनाते आप? सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ, ग्रीनलैंड की जमीन इसी वार्ड में बेच दी गई। ग्रीनलैंड की जमीन सब बाग दिखाते हुए, जो अपने आप को कौम का रहनुमा कहते हो, अपने ही समाज के लोग ठग लिया, और बेचारे गरीब गांव के आदमी को पता ही नहीं है कि क्या होगा। जो राजीव जी ने बात की नगर पालिका, कितनी अच्छी बात कही, अराउंड द सर्किल कितना बढ़ गया है। बजट राजस्व आप कम दे रहे हैं, सरकार को बजट कम ही आता है उसमें। जिसकर भाई जानते, राजीव भी क्योंकि इस वक्त बड़े अच्छे प्लांट में काम कर रहे हैं, जानकार है, तो कहाँ से पैसा आएगा? विकास कार्य हम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें आप प्लाट जब खरीद रहे हैं 5,000 स्क्वायर फीट का और हमसे हम मनमान रेट ले रहे हैं, ये तो देख लो कि वो सैंक्शन है कि नहीं है। जब टाउन प्लानर में सैंक्शन होगा तो नगर पालिका को टैक्स जाएगा तो विकास करेगी वो। अब नगर पालिका, अब देखिए अब कहाँ 4 लेन पर विकास हो गया। हम आपकी बात पूरी समझ रहे हैं। जैसे आपने अभी बोला कि हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, बहुत अच्छी बात है, आपके योगी जी, आपके मोदी जी। तो कब तक आप इन दो नामों पर अपनी बैतरणी पार करें? क्योंकि ये जो चुनाव था, मतलब कि जनपद ललितपुर में आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जनाधार वाला जो आपके नाम पर बिल्कुल खुल के आपके साथ आ जाए। नहीं नहीं, ये चीज चूंकि वो आपने कहा कि संगठन का नाम लिया तो मैंने संगठन की अपनी बात बताई। अब जहां तक ये छोटा चुनाव था, हमारा कोई बड़ा लीडर नहीं आया। सम्मानीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी पाल साहब हमारे यहाँ, बता दी कौन सा हमारा नेता आया। सम्मानीय हमारे जो क्षेत्रीय लोग थे वो संगठन में रहे, उन्होंने चुनाव कराया पूरा, कोई नेशनल लेवल चुनाव था नहीं। जहां तक मोदी जी योगी जी की बात है तो फक्र है हमें कि हमारे नेता है दोनों लोग। लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय लेवल चुनाव नहीं था, एक छोटा चुनाव था। मतदान कम होना, इसमें विकास कार्य पर या संगठन कार्य पर कोई प्रश्न नहीं है। पब्लिक, मैं फिर कह रहा हूं, अगर बाजार बंद होता, मैं खुद चौक गया जब मैं साबरगढ़ चौक पर पहुंचा 12:30 बजे, क्योंकि मुझे भ्रमण करना था, मैं चौक गया, पूरा बाजार खुले। जबकि शासन आदेश था कि कल बाजार पूरा बंद रहेगा, स्कूल बंद रहेंगे, ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन पूरा बाजार खुला था रेलवे स्टेशन से लेकर। तो जो व्यक्ति दुकान खोलेगा तो वो वोट डालने क्यों जाएगा? अगर ये बंद होता, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रचार प्रसार प्रशासन करता तो ये परसेंटेज 50 पार कर जाता, 45 तो हरारत में होता, क्योंकि वो घर बैठे करता क्या, वोट डालने जाता। इस पे आप संगठनात्मक और किसी भी राजनीतिक पार्टी का दोष नहीं है इसमें। धन्यवाद। बहुत ही क्लेवर आंसर है आपका, क्योंकि आप पार्टी के इतर नहीं जा सकते हैं। श्रीवास्तव जी, जैसे अभी सारी बातें आई हैं, तो जब पब्लिक को मौका मिलता है कई बार उपचुनाव में और पब्लिक नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं इसे हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार तक कोई संदेश देना तो पब्लिक चाहती है। सीधा सीधा ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार की बात है, उसके और भी कारण है, जैसे हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। और ये जो कारण है उनमें, ये एक अभी अपने मंसूरी जी ने कहा बाजार खुला रहा, ये तो बहुत बड़ा कारण था। दूसरी चीज हमने जो एक दो बातें और रखी कि एक तो दीपावली यहाँ चल रहा है, लोग जो हैं बुजुर्ग लोग वहाँ मतदान केंद्र जा रहे हैं, वहां पे उन्हें पर्ची नहीं मिल रही,
उनको वहां पे अपना नाम नहीं मिल रहा। बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया लोगों ने। लोगों का जो रुझान, जो उनका एक इंटरेस्ट होता ना कि हमें वोट देना है, जैसे जब विधानसभा चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक चीज होती है कि इससे सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे पास आज सुबह सुबह एक बुजुर्ग साथी आए तो उन्होंने यही बात कही। हालांकि उनका इशारा कुछ और भी हो सकता है जो हम नहीं समझ पाए या नहीं हम यहाँ वो चर्चा में लाना चाहते, लेकिन बात हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए। उन्होंने जो कहा कि ये उपचुनाव है, इससे सरकार पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, जो प्रत्याशी अच्छा लगे उसको वोट दे देना। तो मतलब लोगों को ये उपचुनाव है और इससे कुछ फर्क नहीं है, और इस तरह की बात भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं थी। हम सीधे ये नहीं कह सकते कि सरकार के प्रति नाराजगी या सरकार के प्रति लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि ये सरकार तक जाने वाला चुनाव ही नहीं था, ये तो हमारे नगर का। सबसे बड़ी बात एक इस चुनाव में जो सबसे अच्छी बात हुई है, जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अगर इस तरफ बढ़ जाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हर चुनाव में जाति धर्म प्रमुख होता था, इस चुनाव में विकास की बात हुई। इस चुनाव में लोगों ने विकास को प्रमुखता दी है। लोगों ने कहा है कि काम तुमने नहीं किया या काम ये करेंगे, वो बात आई है। और ये बात अगर हर चुनाव में आने लगेगी ना तो सारे जनप्रतिनिधि जो होंगे, राजनीतिक पार्टियां जो होंगी, उन्हें विकास की तरफ सोचना पड़ेगा। तो सर, अपन अंतिम पड़ाव पर है, तो आप अब क्या चाहते हैं कि अगली बार जब चुनाव फिर से आए, जैसे 2027 अगला इलेक्शन है, तो क्या ऐसी स्थिति फिर तो नहीं बन सकती? उसके लिए क्योंकि आप एक वरिष्ठ हैं, तो आपसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। देखिए धर्मेंद्र जी, जब बात करते हैं कि भविष्य में हमें क्या नीति अपनानी पड़ेगी तो अधिक से अधिक मतदान हो, तो जो अगला चुनाव आएगा 2.5 साल बाद करीब आएगा, तो पहली चीज तो उसमें फिर वही मैं बात बोल रहा हूँ कि पार्षदों का भी चुनाव साथ में हो। आम 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 इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं। देखिए आम इलेक्शन जो होता है, ये जो है एक प्रदेश लेवल पे या देश के लेवल पे लड़ा जाता है। अगर संसदीय चुनाव है तो पूरे देश में होता है, एक साथ एक दो जगह 4 जगह मतदान आगे पीछे की डेट में हो जाता है। लेकिन चक्र जो बनते हैं वो तो 4 या 5 चक्र बना के 7 चक्र बना के पूरे देश में मतदान हो जाता है। विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा हम स्टेट वाइज लड़ते हैं, 5 स्टेट में चुनाव होता है, 3 स्टेट में होता है। तो फर्क पड़ता है। एक तो जिला प्रशासन जो है उन इलेक्शंस को संपन्न कराने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जिम्मेवार तरीके से जो है कार्य करता है। दूसरा क्या होता है इस इलेक्शन में भी मैंने देखा, देखिए मैं किसी का पक्ष और विपक्ष में नहीं जाता हूँ, मैंने काम देखा। जिला प्रशासन लगा हुआ था, सारी ट्रेनिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक वो सबसे बड़ी कारण जो है वो यही लगा कि लोगों को एक क्षोभ था, दिल में असंतुष्टता के भाव थे, और विकास का मुद्दा बिल्कुल रहा। और एक चीज और होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो एंटी इनकम्पेंसी जो वोट होता है वो 5%, 4 से 5% ऐसा ऐसा मतदाता है, असंतुष्ट हो ही जाता है, क्योंकि 5 उंगलियों को एक साथ कोई बराबर नहीं कर सकता। इसी तरीके से विकास भी जो है ना हर आदमी के मुताबिक नगर पालिका अध्यक्ष नहीं कर सकता। तो और एक चीज और मेरे दिमाग में है जो मैं आपसे बता दूं कि शिक्षा की बात हम करते हैं। आज आप देखिए कि यूथ, हम आप जो बोल रहे हैं कि 1 यूथ 20 यूथ की जो पॉलिसी है, अगर हम इसको देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ से जो युवा प्रतिभाएं हैं उस सारी की सारी इंदौर, दिल्ली, चंडीगढ़, झांसी और लखनऊ, और तमाम सारा करीब अगर यूथ है तो यूथ का 60% वोट जो है वो बाहर पड़ रहा है। और ये ऐसा सीजन चल रहा है कि इसमें वो यूथ हमारे बीच में नहीं है, तो शहर का यूथ गायब था, कम था, तो इस वजह से भी कम मतदान हुआ। दूसरी चीज आप जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं संदेश जो था ना
मतदाताओं के बीच में उत्साह पैदा नहीं कर सका। जो विकास का एजेंडा पेश किया गया ना, देखिए होता क्या है, नगर में जितने वार्ड हैं, हर वार्ड में अलग अलग कुछ मोहल्ले शामिल होते हैं। योजनाएं जब कागजों पे बनती हैं और जब उनको फिजिकल उसमें भौतिक रूप से स्थल पे उतारा जाता है, तो क्या होता है कि कोई जो जगह जो है सैचुरेटेड हो जाती है और कोई जगह विकास से कोसों दूर रहती है। तो बहुत सारा वोटर जो है कि अरे वहां नाली डली, हमारे यहाँ तो डली नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो ये चीज रही है। अब मैं जो आने वाले जो नगर पालिका अध्यक्षा होंगी हमारी, उनको अपनी छोटी बहन मानकर या बहू मानकर मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, शहर में जितने वार्ड हैं, आप ऑफिस में बैठिए, घर में भी परिवार का हाथ बटाइए, लेकिन चूंकि आप एक संवैधानिक पोस्ट पे आ रही हैं, नगर का प्रथम नागरिक आप बनेंगी, तो आपको प्रत्येक महीने में एक वार्ड में जन चौपाल लगानी पड़ेगी। जनता के बीच में जनप्रतिनिधि को जाना पड़ेगा। जनता आपके दरवाजे आए, ये मजा नहीं आएगा। आप किसी सार्वजनिक स्थान पे जन चौपाल लगाइए और उस दिन नगर पालिका का पूरा स्टाफ उस वार्ड में लेके चले जाइए और बोलिए कि आइए, हम आपके दरवाजे आए हैं, आपकी समस्या का हम यही निस्तारण करेंगे, यही विकास की बात करेंगे और एक गिलास पानी हम आपके यहाँ से पी के जाएंगे। इतनी ईमानदारी के साथ एक कार्यकाल दे, क्योंकि ललितपुर में महिला सीट है और महिलाओं को जब से नगर पालिका की स्थापना हुई है, ये दूसरा मौका है। तो आप यहाँ की इबारत बदल दें, विकास की लेखनी से, लोगों को सम्मान देके और हर आम नागरिक तक अपनी बात पहुंचाकर, और ये जरूर बोलें हर चुनाव के बाद जब आए, तो मैं इस चीज को कहीं स्वस्थ परंपरा नहीं मानता हूं कि मतदान कम हुआ। अगर नागरिक ने उदासीनता दिखाई है तो उसने अपने अधिकारों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मतदान जितना अधिक होगा, इस देश का संविधान उतना ही स्वस्थ होगा। ठीक है, तो मतदान अधिक से अधिक होना चाहिए था। बात रही कि किसने काम किया किसने नहीं किया, लेकिन कन्हैया लाल जी नामदेव की एक बात मैं बिल्कुल ओके कर रहा हूं, अपनी तरफ से उस पर मोहर लगा रहा हूं कि जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं शहर में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों या और अलायंस जो है उनके हों, अगर सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं ने वोट डाला होता तो वोट परसेंटेज 80,000 से ऊपर, वोट की गिनती 80,000 से ऊपर जाती। तो आप ये मान लीजिए कि सक्रिय सदस्य जो होता है वो रसीद कटाने से सक्रिय नहीं होता है, वो प्रत्याशी के साथ वार्ड में घूमे और बाद में बूथ तक वोटर्स को ले जाए, तभी सक्रिय कार्यकर्ता माना जाएगा और कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो भी प्रत्याशी जीते उसको शुभकामना देना चाहता हूं और चाहता हूं कि ललितपुर में एक स्वस्थ परंपरा बने। और जैसा हम सबके बीच में एक बात बड़ी कॉमन आई कि मृत्यु के उपरांत सम्मान मिलना चाहिए, तो मैं हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूंगा कि ललितपुर में 4 जो भी मुक्ति धाम है और जो हमारे जो क्या कहना चाहिए कब्रिस्तान है, इनके लिए खुले दिल से नगर पालिका जो है वो फंड दे और इसमें एक ऐसा निर्माण कार्य कराए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब भी अपने मुक्ति के बाद उस स्थान पर पहुंचे तो कम से कम लोगों को लगे कि हम एक तीर्थ में आए हैं, और ये तीर्थ जो है हमें ललितपुर की फलानी नगर पालिका अध्यक्ष ने दिया था। तो मैं मातृ शक्ति से, नारी शक्ति से यही निवेदन करना चाहूंगा, और जो हारे जो जीते दिल पे नहीं ले। ये तो एक क्या कहना चाहिए, हमें हमारे परिवार का चुनाव है और आगे बहुत सारे चांस आएंगे हारने वाले के लिए और जीतने वाले के लिए भी। तो ये आपका प्रथम सोपान पे खड़े होने का, राजनीतिक सोपान पे खड़े होने का समय है, तो कृपया इस समय का उपयोग करिए और अपनी छवि बनाइए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। देखिए, विकास के प्रति भी कुछ उदासीन उपेक्षापूर्ण रवैया होता है। कोई भी प्रतिनिधि जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीतता है, जहां उसे मत प्रतिशत अधिक मिलते हैं,
उस स्थान की तो विकास कार्य की वो सोचता है, जहाँ कम मिलते हैं उसकी उपेक्षा होती है। इसी कारण से ये अव्यवस्था पैदा होती है। मतलब कहा जाए कि कुछ लोग तो अफरा से मर जाते हैं, कुछ भूख से। मतलब जो है एक समान वितरण प्रणाली या कार्य की दिशा दशा नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। आप वहीं देखिए कि सरकार से बेहतर तरीके से कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट तौर पर काम करती हैं, जो असरकारी, यानी असरकारी ही असरकारी संस्थाएं हैं। बहुत सी संस्थाएं ललितपुर में हैं जो काम करती हैं, जो सरकार की नीतियों से बेहतर काम करती हैं, लेकिन उनको भी उस स्थान तक वो नहीं जाने देते। ये भी कहीं ना कहीं अड़ंगा है। आपने जो बात कही कि कार्य योजना, ये बात सही है, लोग कार्य योजना नहीं बनाते। कार्य योजना बनाएं, उनका क्रियान्वयन करें, क्रियान्वयन के बाद उनका निरीक्षण परीक्षण करें, कहीं कोई कमी है तो सुधार करें, और सुधार के बाद उसकी पुनरावृत्ति से फिर ठीक करें। ये नहीं है। बात आई कार्यकर्ताओं की, किसी भी दल की, तो कहा है कि कार्यकर्ता का विकास जब होता है कि पुटअप उसे उठाइए, पुटअप पिकअप पकड़ के रखिए, पिनअप अपने आप से जोड़िए, और पुशअप उसे आगे बढ़ाइए। अगर इस पर नहीं चलते हो कोई भी संगठन, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, तो कमजोर होता है। और उसको निरंतर गति देने के लिए, धार देने के लिए आवश्यकता होती कार्यालय की। कार्यालय, कार्यकर्ता कोष और कार्यक्रम, ये भी निरंतर चलाना चाहिए। निरंतर चलेंगे तो ये स्थिति नहीं आएंगी जागरूकता का जो अभाव हुआ है मतदान में। ये सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेवारियां हैं। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे, कोई भी दल हो, तो कहीं ना कहीं उनकी बात हमें सुनना पड़ेगी, उनसे दूर भागेंगे। किसी ने कहा है कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर कोई ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी है। तो जनता ने चुप रह करके कोई संदेश दिया है सभी के लिए, और उसे स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकारेंगे तो जनता हमसे और दूर जाएगी। और बहुत से लोग ऐसे थे कि उन क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करते, चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी भावनाएं वो कहते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जिन्हें वेदना होती है, वो कहा है उनके बारे में किसी ने कि ओंठों की जवां आंसू कहते हैं, चुप रहते हैं फिर भी बहते हैं। और आंसुओं की किस्मत तो देखिए, जिनके लिए बहते हैं वो आंखों में ही रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कहीं तवज्जो न सरकार से मिलती, न संगठनों से मिलती है, वो एक किनारे पड़े रहते हैं। और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए कि लगभग सारे विषय सभी लोगों ने बिल्कुल धारदार तरीके से रखे हैं, लोगों को समझ में भी आए होंगे, और हमें तो लगता है उनको लोग अनुसरण भी करेंगे, सुधार भी करेंगे। इतनी काफी हम सोचते आप सब लोग इस वीडियो को और इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आज स्वस्थ वार्ता हुई है, हमें ऐसा नहीं लगता है कि इससे पहले लोगों के विकास के लिए और लोगों के आगे बढ़ाने के लिए इतनी स्वस्थ वार्ता सुनने को मिली है। तो अगर कोई भी गेस्ट कुछ कहना चाहें, क्योंकि बिना आप लोगों की इजाजत के शो समाप्त नहीं किया जा सकता है, कि आप सब हमारे वरिष्ठ हैं, जब आप कहेंगे तीसरी तभी इसको समाप्त किया जाए। मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ कि जो मुक्ति धाम की बात आई है, ये कब्रस्तान की बात है, ये वाकई हमारे आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आनंद जी ने टिगोड़ की बात कही, मेरी ससुराल है वहां पर, मैं कई हिंदू समाज के अंत्येष्टि स्थल में गया। अपने यहाँ शोक सभा मंदिरों में होती है, आप लोग के वहां पर, वहीं पर शोक सभा होती है। बड़ा अच्छा स्थान बना हुआ, बड़ा अच्छा मंदिर बना हुआ है। मैं स्वयं के अंत्येष्टि में गया हूँ। ये ललितपुर नगर के लिए उन तमाम राजनेताओं की, जब किसी पार्टी की हो, तमाचा है। मैं लायंस क्लब में था, हमारे सनत मंडी मोहन वाले अध्यक्ष थे, मैं सचिव था। मुक्ति धाम जो वहाँ पर है बाईपास पर, सूर्य घाट पर, हम लोगों ने एक सेट बनवाया, 3 सेट था, उसका हम लोगों ने स्लैब डलवाया था, वो आज भी लगा हुआ है। और ये बात भी सही है कि उस टाइम 3 सेट की मरम्मत भी उन लोगों ने नहीं कराई। राजीव जी ने ये कहा है, ये अंतिम स्थल, जैसे अभी चंडी माता के मंदिर पर एक संस्कार वो हुआ जन समाज का, उसमें मैं गया, अंधेरा था वहां पर। ये बड़ा बड़ा अपने आप में लगा कि बताइए, इतना कि एक रोशनी, मोबाइल की रोशनी में अंत्येष्टि हुई वहां पर।
हम लोग के यहाँ जब रात में जाते हैं तो जनरेटर जाती है, गैस जाती है। इस पर सभी राजनीतिक दलों को, माननीय सांसद जी, विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष या जिला पंचायत, मुक्तिधाम अंतिम स्थान होता है। इसका मैं पूरी तरीके से ये कहूंगा कि इस पर व्यवस्थाएं देखी जानी चाहिए। इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है मेरे समझ से, करोड़ 2 करोड़ रुपए में सबरे मुक्तिधाम सुधर जाएंगे। बजट भी है आपके पास। अभी नामदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही, अगर प्रशासन गोद लेने की बात कर दे, दान दाताओं की ललितपुर जनपद में कमी नहीं है। मैं भी कहता हूँ, मैं लायंस क्लब में रहा हूँ, मैंने हजारों रुपए लिया है लोगों से, बिल्कुल मैं कहूंगा। और इस पर ध्यान दिया जाए, प्रशासन भी और सभी लोग के मुक्ति धामों का अच्छे वो किया जाए। धन्यवाद। बस लास्ट बात हम भी अपनी रखना चाहेंगे। जैसे अभी मुक्तिधाम की भी बात हो रही, राजीव भाई ने एक प्लानिंग के साथ काम करने की बात की, तो हमारी संस्था भी लगभग 30 सालों से काम कर रही है और वुमेन एम्पावरमेंट भी हमारा एक बड़ा इशू रहा है। और ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारी इस बार जो पिछली भी 2 महिला अध्यक्षा रही हैं, इस बार भी महिला अध्यक्ष चुन के आने वाली हैं। जो भी आएंगी उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम आपको बताना चाहें, जब पंचायत चुनाव में आरक्षण की बात हुई और चुनाव में आरक्षण की बात हुई, तो लोग कहते थे कि आरक्षण से क्या फायदा, काम तो पुरुष करते हैं, चाहे प्रधानपति हो, चाहे अध्यक्षपति हो, या जो भी हो। तो हम लोगों से ये कहते थे शुरू में कि कम से कम उनका नाम आने दीजिए, सांकेतिक आने दीजिए। सांकेतिक भी आ रही है प्रधान, तो आने दीजिए, क्योंकि एक दिन वो आएगा जब वो खुद अपने पैर पे खड़े होके काम करेगी। और आज वो समय आ गया है। हमें लगता है जो भी हमारी अध्यक्ष महोदया आए, उनको, उनके परिवार को, उनके परिवार के पुरुष वर्ग को, उन्हें थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए। क्या होगा, कौन सा ऐसा हमारे नगर का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? छोड़ेंगे तो काम बहुत अच्छा करेंगे। हम कहते हैं घर की व्यवस्था हमारी महिलाएं चलाती हैं, और घर को कितने अच्छे से व्यवस्थित करती हैं। जिसकी कम आय है, कम आय में भी मैनेज करती हैं, ज्यादा आय है उसमें भी मैनेज करती हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हैं। और जो हमारे साथियों ने कहा है, अगर उस तरह से प्लान करके काम होगा, क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी है। आचार्य जी ने तो पूरे चरण बता दिए, कार्यक्रम, कार्यालय, कार्यकर्ता, और ये सब बहुत जरूरी है। और जब तक ये प्लान नहीं होगा, कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं प्लानिंग प्लानिंग, क्या प्लानिंग करते रहते यार, समय खराब करते हो प्लानिंग में। लेकिन हमारे एक साथी थे, वो कहते थे प्लानिंग जो है वो कुल्हाड़ी पे धार लगाने जैसा है। जितनी अच्छी आप धार लगा लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा होगा, पेड़ काटने में उतनी आसानी होगी। लेकिन अगर आप धार अच्छे से नहीं करेंगे तो वो काम अच्छे से नहीं होगा। तो प्लानिंग हो और मौका मिले। और हमें लगता है दोनों हमारी जो प्रत्याशी हैं वो पढ़ी लिखी हैं, मतलब चारों हैं जो, उनमें से जो भी आएंगी वो पढ़ी लिखी होंगी, और वो अपने अधिकारों को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझ के अच्छा काम करता है। धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जाते जाते एक चांस हमको और दिया गया है। और अजय जी, मेरे बड़े भाई, अभी बता ही रहे थे कि कुल्हाड़ी पे धार के हिसाब से प्लानिंग को माना जाता है कि आपकी प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही बढ़िया हार्वेस्टिंग करेंगे, उतनी ही बढ़िया कटिंग करेंगे। तो मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ, एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से, कि आपने कम वोट का जो परसेंटेज किया है, ये आपने कुल्हाड़ी का वार लोकतंत्र की जड़ पे कर दिया। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अगर आपको अपने दिल का आक्रोश व्यक्त करना है और जो व्यवस्था है उसको चैलेंज करना है, तो आप घरों से बाहर आइए और घर से बाहर मतदान करिए। आप देखिए हमारे यूथ को, जब जेपी ने आंदोलन किया, जन आंदोलन किया, तो नारा था सिंहासन खाली करो के जनता आती। और जनता जब चौराहों पर आई, जनता जब यहाँ से दिल्ली के राजमार्ग तक पहुंची, सरकार हिल गई और वास्तव में जनता का शासन पलटा और जनता का शासन आया था। तो मेरा यही कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में आप कुल्हाड़ी से बार मत कीजिए। अपना आक्रोश, अपना विरोध अधिक से अधिक मतदान करके निकालिए, और इसी से जो है हमारा
ये महान लोकतंत्र जो है इसकी रक्षा होगी और ये पल्लवित होगा। धन्यवाद। एक संदेश इतना और देना चाहेंगे धर्मेंद्र जी कि महीने में कम से कम 2 इस प्रकार के आप आयोजन जरूर करें जिसमें शहर के बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध लोग आए और समय समय पर जो ऐसे मुद्दे होते हैं उन्हें उठाएं। आचार्य जी की बात पर हम कह दें कि चूंकि ये स्टूडियो बनाना हमारा केवल कार्य था, लेकिन इसको चलाना आप सबका कार्य है, क्योंकि ये निमित्त हमें दिया गया था कि स्टूडियो बना लूं, लेकिन चूंकि इसकी शोभा किससे है? आप सबसे। तो ये तो आपका स्टूडियो है, आप एक बार नहीं, आप 30 दिन भी चर्चा के कहेंगे तो चर्चा के लिए आप सदैव आमंत्रित हैं। कोई आखिर में हम बस यही निवेदन करेंगे, जो भी नगर पालिका प्रशासन है और विशेष रूप से जिला प्रशासन से भी आज के इस माध्यम से, कि मेडिकल कॉलेज जो हमारा जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बदल गया है, वहां पर मरीजों को और उनके तीमारदारों को बेइंतहा तकलीफों से रोज गुजरना पड़ता है। ना तो वहां पर कोई अच्छी सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और ना ही अच्छे जल का प्रबंध है। एकमात्र आरओ गेट पर लगा रहता, वो भी कभी चलता कभी नहीं चलता। तो बेहद बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी जनता को आपको दिखाना पड़े। और सबसे ज्यादा तो निवेदन करें, आक्रोश कहें, गुस्सा कहें, अपनत्व कहें, अपने और ऋण राजनेताओं पर है, जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी रहते, हमारे सांसद भी है, पूर्व सांसद है, मंत्री है, विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है, 26 पार्षद है, मनोनीत पार्षद है, राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष हैं। उन सबको जिला अस्पतालों में कभी ना कभी, रोज ना रोज किसी ना किसी काम से पाला पड़ता है। और अगर ऐसी असुविधाएं उन्हें दिखाई ना दे तो हम कैसे उन्हें जिम्मेदार और जवाबदार मान ले। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बेहद 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 आवश्यकता की चीजें, अगर महिलाओं के लिए शौचालयों की जो जिला अस्पतालों में जो तकलीफ है, आप कभी महसूस करके देखें। मेडिकल कॉलेज झांसी में वैसा हमारे पिताजी भर्ती रहे मार्च में, अप्रैल में 10 दिन, वहां पर जो भी पीड़ा मैंने देखी थी, मेरे पिताजी के शांत होने के बाद हमने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए, और जो नूतन ज्वेलर्स वाले लोग भाई साहब उनके साथ वहाँ के प्रिंसिपल सर से बात की, और वहाँ के लोगों के पास भाई साहब आपके ही डिपार्टमेंट का पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट था कि हम आपके लिए यहाँ कुछ अनुदान देना चाहते हैं, कोई पब्लिक वेलफेयर का काम हो तो बताइए। और हमने वहाँ के लोगों की समस्या न केवल उन्हें अवगत कराई, लिखित चार्ट के रूप में उनको प्लेस बताया कि ये जगह इस काम आ सकता है, ये इस काम, ये काम, इस काम, इस काम, इस काम। उन्होंने अपने चैम्बर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पावर ग्रिड के ऑफिसर से कराई, और एक छोटी सी आवाज उठाने का परिणाम ये हुआ कि 13 करोड़ का बजट सेंक्शन हुआ मेडिकल कॉलेज में आम जन की स्थायी व्यवस्था के लिए। तो आप सबके माध्यम से हम बस यही प्रशासन से बात करती है कि ना तो हमें सड़क दो ना कुछ दो, लेकिन जो अस्पताल में मरी जाए कम से कम उसके ऊपर तो रहम खाओ यार, इतना दया करो। और बस आखिरी में बस समापन है तो एक लाइन याद आ जाती है हरिश्चंद्र जी की, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। लो हो चुका मिलना जुलना, ना हम खाली ना तुम खाली। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार पंतु। और जैसा कि मैं पूरे चुनाव में ऑन सर्वे रहा, और जो कि आज का टॉपिक है कि उदासीनता की वजह क्या रही है, तो जब मैंने काफी यूथ से बात की मैंने ऑन सर्वे, तो उनका कहना था यार क्या करना है यार, वोट डाल के यार, उपचुनाव है, क्या कुछ होता नहीं है। मतलब एक लगभग मुझे सुनने को मिला क्या होता है यार, क्या करेंगे वोट डाल के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर सीट पे बैठता है, जैसे कि हमारे सभी लोगों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उदासीनता विकास का मुद्दा रहा है इस बार। और वो उन्हें पता है कि हमारे वोट से कुछ होना नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कल अपील भी की थी कि आप लोग वोट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, अपने मत का अधिकार कीजिए, तभी अपने आप बात को प्रत्यक्ष रूप में रख पाएंगे। और इसी के चलते आज जैसे हम लोग ऑन ग्राउंड पर है, तो एक जो पर्ची वाला मुद्दा था वो भी मेन रहा। ऑन सर्वे हम लोगों ने देखा कि एक पर्ची का मुद्दा भी था। और तीसरी बात जो मैं मतलब कहना चाहता था, वो हमारे भाई साहब ने कहा था कि जो यूथ है 60%, वो चूंकि क्या है बाहर है, और छुट्टी का माहौल है अभी इस समय, तो छुट्टी तो ऑलरेडी क्या है कि लोगों को मिली नहीं है अभी, तो इस वजह से भी 3-4 रीजन्स रहे, जिसकी वजह से आज चुनाव में जो मतलब कम वोटिंग हुई है, ये रीजन रहा। बाकी लगभग मोस्टली बातें सब बुद्धिजीवी ने कह चुके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। देखिए, आज 15 अक्टूबर को दिन भर जो गहमा गहमी रही, और उसमें एक बात निकलकर सामने आई कि चाहे नीलम चौबे जी अध्यक्ष बने या सोनाली जी अध्यक्ष बने, लेकिन अब उनको विकास की रफ्तार पकड़नी पड़ेगी।
अगर विकास की रफ्तार नहीं पकड़ेंगी तो हर हालत में वोटर भी उदासीन रहेगा और बुद्धिजीवी वर्ग का भी उनसे कहना है कि अब आपको खुद ही काम करना होगा और इस जनपद की डोर आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो आज का बुंदेलखंड पर हम सब ने आप सबके विकास हेतु चर्चा करी, कम वोटर क्यों हुई इस पे चर्चा करी। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत